Hello, this is Jagdamba Singh welcoming you all in political science class. We are continuing chapter number 2 which is constitutional design and this is the fifth part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वो क्या डिफ़िकल्टीज थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया जिसका सामना इंडियंस को करना पड़ा और उन हालातों में एक और जिम्मेवारी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने और वो थी कॉन्स्टिट्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये रास्ता जो तय किया गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ये किस तरह से इसका रास्ता तय हुआ, इन चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उनके सामने ये एडवांटेज नहीं था कि वो लोग पहले से समझ गए हों कि उनको क्या करना है आफ्टर द इंडिपेंडेंस, लेकिन इंडिया के संदर्भ में ये एक एडवांटेज के रूप में उभरा था कि लोग पहले से एक कंसेंसस बना चुके थे कि उनको डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना है। तो डिस्पाइट ऑफ दिस डिफिकल्टीज जिनको हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, देयर वाज ए लॉन्ग बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ इंडिया कि एक एडवांटेज रहा इंडियंस के सामने कि वो एडवांटेज जो है वो साउथ अफ्रीकन जो आज़ादी मिली थी उनके सामने ये एडवांटेज नहीं था। दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट ए कॉन्सेंसस, इंडियंस को कोई कॉन्सेंसस क्रिएट करना नहीं पड़े अबाउट व्हाट ए डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक, कि डेमोक्रेसी यहाँ अडॉप्ट की जाएगी और डेमोक्रेसी जब अडॉप्ट की जाएगी तो किस तरह से इंडिया दिखेगा। ये सारे कॉन्सेंसस पहले से ही बन चुके थे इंडिया में, यानी कि आज़ादी के पहले ही ये कॉन्सेंसस इंडियंस के अंदर डेवलप कर चुके थे। मच ऑफ दिस कॉन्सेंसस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, और ये फ्रीडम स्ट्रगल जो एक लंबा पीरियड रहा फ्रीडम स्ट्रगल का, तो उसमें जो हम लोगों के लीडर्स थे, दोज हु वर लीडिंग द फ्रीडम फाइट, तो उन लोगों ने एक कॉन्सेंसस पहले से तय कर लिया था कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस वी आर गोइंग टू अडॉप्ट डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी जो होगी उसका फ्रेमवर्क किस तरह का होगा, ये कॉन्सेंसस उन्होंने बहुत लंबे लंबे डिबेट और डिस्कशंस इस पे किए थे एक लंबे दौर में, और जब भी उनको मौका मिलता था वो इन्हीं सब मुद्दों पे डिबेट्स किया करते थे। तो एक परसेप्शंस पहले से बन गई थी, एक कॉन्सेंसस पहले से बन गई थी कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया इज़ गोइंग टू अडॉप्ट डेमोक्रेसी, और क्या रूपरेखा होगी उस डेमोक्रेटिक कंट्री की, ये कॉन्सेंसस पहले से फ्रीडम फाइट के दौरान ही इंडियंस ने इसको बना लिया था। In 1928, Motilal Nehru and 8 Congress leaders drafted a constitution for India. 1928 में मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनके फादर थे मोतीलाल नेहरू, तो उनको एक जिम्मेवारी दी गई कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क तैयार किया इन 1928। तो देयर वर शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ ऑफ इंडिया शुड टेक, लेकिन ये नहीं था, ऐसी बात नहीं थी कि कोई उनमें सब बात पे वो एक दूसरे से एग्री थे। बहुत सारे क्लैशेस थे ओपिनियन के, जैसे कि मोतीलाल नेहरू को जब जिम्मेवारी दी गई तो जिन्ना ने इसका विरोध किया कि मैं भी तो लॉयर हूँ, मैं भी बना सकता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन को। तो बहुत सारे ओपिनियंस थे उस समय और बहुत सारे विरोधी भी थे जिनके ओपिनियन क्लैश करते थे औरों के साथ, लेकिन फिर भी एक समन्वय बना रहा। इन 1931 द रिजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस dwelt on हाउ इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशंस लुक लाइक, और 1931 में जो रेजोल्यूशन कराची का सेशंस में तय किए गए उसमें ये बातें तय हुई कि नेशनल कांग्रेस ने इन बातों को तय किया कि हाउ इंडिपेंडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लुक लाइक, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनेगा तो वो किस प्रकार से बनेगा, उसमें क्या वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स ऐड किए जाएंगे। इन सारी बातों पे बहुत लंबी चर्चाएं हुई और दे डिसाइडेड कि हाउ द इंडिपेंडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल लुक लाइक, कि किस तरह से ये दिखाई देगा, इसको एक फ्रेम आउट कर लिया गया था इन कराची सेशन 1931 में। Thus some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly meet to deliberate on the Constitution. और लोगों ने ये तय कर लिया था कि क्या बेसिक वैल्यूज़ ऐसे होंगे जिनको
उन उस कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होगा, उसमें उन वैल्यूज़ को डाला जाएगा। इस पर एक कॉन्सेंसस भी बन चुकी थी। तो ये सारी प्रक्रिया लगभग फ्रीडम स्ट्रगल के पहले ही सारे कॉन्सेंसस तैयार हो चुके थे। वर्ल्ड के लिए ना तो डेमोक्रेसी नहीं थी और ना ही उसके प्रिंसिपल्स नए थे। बहुत सारे देश डेमोक्रेटिक भी थे एंड दे हैव देयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, उनके पास अपने कॉन्स्टिट्यूशन भी थे। लेकिन अब सवाल ये था, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे थे, उनको इन बातों को देखना था कि उन प्रिंसिपल्स में से जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में फॉलो किए जा रहे हैं, उनमें से किन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया जाए इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सूट करेंगे या नहीं, क्या वो फिट बैठेंगे या नहीं इंडियंस के ऊपर, ये देखने की ज़रूरत थी। तो आइए देखते हैं कि एक्सपीरियंस गेन्ड बाय कॉलोनियल लॉ एंड अदर कंट्रीज। जो कॉलोनियल लॉ यहाँ चल रहा था, कॉलोनियल रूल यहाँ चल रहा था ब्रिटेन के द्वारा, उससे और बहुत सारे कंट्रीज जो डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे थे उस समय, उनसे इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत थी। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे थे इंडिया में, तो उन्होंने कैसे इन चीज़ों को समझा और अडॉप्ट किया। इस चीज़ों को समझते हैं कि द फैमिलियरिटी विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल वाज आल्सो हेल्प टू डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इंडिया में जो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन किया गया, तो ऐसा नहीं था कि कॉलोनियल रूल जब चल रहा था ब्रिटेन का इन इंडिया, तो उस समय कोई इंस्टीट्यूशंस वर्क नहीं कर रहे थे। इंडिया में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस थे जो ब्रिटिशों ने इस्टेब्लिश किए हुए थे या इंडिया को गवर्न करने के लिए। तो उनसे हमेशा जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे इंडिया के, वो उन इंस्टीट्यूशंस को हमेशा देखते थे, उसकी चीज़ों को समझते थे। तो ऐसा नहीं था कि ये इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन जो था वो बिल्कुल नया था इंडियंस के लिए। इंडियंस ने इसे एक्सपीरियंस पहले भी किया था इन द कॉलोनियल रूल। Indian constitution adopted many institutional details and procedure from the colonial law। और यहीं से कॉलोनियल लॉ से ही बहुत सारी चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अडॉप्ट की गई, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी जो ब्रिटिशर्स उस समय आजमाते थे इंस्टीट्यूशंस के रूप में, वो चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो उन चीज़ों को, जो अच्छी चीज़ें थी, जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस थे, उनको अडॉप्ट करने में कोई भी शर्म की बात नहीं थी इंडियंस के लिए। एंड लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, और इसमें इंडियन एक्ट 1935 ने एक अहम रोल अदा किया, जिसके तहत जो प्रोविजनल काउंसिल की इलेक्शंस करवाए गए थे, वो काम आए इंडियंस के लिए। Many of our leaders were inspired by the ideas of French Revolution। जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उससे बहुत कुछ इंडियंस ने सीखा, और वहाँ जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो प्रिंसिपल्स निकल के आए, उनको भी एडप्ट करने की कोशिश हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल्स ऑफ राइट इन द यूएस। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को ब्रिटेन अडॉप्ट करता है, जिसके तहत चलता था, उसको इंडियंस ने अडॉप्ट किया। आज भी हम लोग देखते हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, तो ये ब्रिटेन से ले लिया गया। ये जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको ये चीज़ें पसंद आए, तो उन्होंने इसे ब्रिटेन से लिया। और बिल ऑफ राइट्स, जो राइट्स सिटीजन को दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, ये यूएस उस समय इस चीज़ को प्रैक्टिस करता था। यूएस में ये चीज़ें प्रैक्टिस होती थी, ये राइट्स प्रैक्टिस होते थे, तो वहाँ से उन राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को लेकर के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालने का काम हम लोगों ने किया, फ्रेमर्स ने किया। द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, जो एक सोशलिज्म का रेवोल्यूशन हुआ, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया, हैज़ इंस्पायर्ड इंडियंस टू थिंक ऑफ द शेपिंग ए सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। और सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो हम लोगों ने रशियन रेवोल्यूशन से लिया। वहाँ पर जो एक कम्युनलिज्म और जो सोशलिज्म वहाँ पर था कुछ दिन पहले, तो उस चीज़ को देखते हुए बहुत सारे जो लीडर्स थे और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, वो बहुत इम्प्रेस्ड थे इन सब सारी चीज़ों से। तो उन्होंने कहा कि इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है इंडिया के अंदर, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर पिछड़े
हैं जो मेन स्ट्रीम से काफ़ी पिछड़ गए हैं, उनको लाने के लिए इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन से इम्प्रेस होकर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने ये थिंक किया कि फॉर द सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इंडिया में होनी चाहिए, और उन्होंने इसे अडॉप्ट भी किया। ऑल दिस फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये सारे फैक्टर्स ने काम किया, और जो एक्सपीरियंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के ने गेन किए थे, वो गेन किए उन्होंने कॉलोनियल पीरियड से गेन किए। जो ब्रिटेन की एक सरकार पहले से चल रही थी इंडिया में, उसके इंस्टीट्यूशंस को देखते हुए उनमें से जो अच्छे लगते थे उनको अडॉप्ट किया गया। फंडामेंटल राइट को यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत कुछ अडॉप्ट किया गया। इक्वालिटी को रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सारे जगह से जो भी अच्छे प्रिंसिपल्स थे उनको अडॉप्ट करने की कोशिश की गई इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और तभी एक सबसे बड़ा वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन, और मैं तो कहूँगा कि सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। तो बच्चों, ये तो था आज का वीडियो, द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम लोगों ने समझा कि इस सफ़र को, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के सफ़र को, जो कि एक बेहद खराब दौर के समय में शुरू हुआ, अंततः एक सफलता के साथ इसका अंत हुआ। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।